नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगभग कई दिनों से चल रही है। तो आज इसी के अंतर्गत बीपीएससी प्रधान शिक्षा परीक्षा नए सिलेबस के आधारित डीएलएड प्रैक्टिस सेट 3 जिसके अंतर्गत कुछ टॉप मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो लेके आए हैं। तो स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत शिक्षक साथी अभी 3 महीने से वेतन जो नहीं मिला है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निराशा लगी हुई है, सामने दुर्गा पूजा का पर्व भी है। तो क्या किया जा सकता है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और लेट हो रहा है, कैबिनेट से कब स्वीकृत कर दी गई थी राशि। तो आइए चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न संख्या ये आज प्रैक्टिस 3 हो रहा है साथियों, इससे पहले प्रैक्टिस 2 हो चुका है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस डीएलएड प्रैक्टिस सेट का तीसरा है और उसके अंतर्गत आज जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे साथियों, तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलती रहे। आइए चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, 75 का सेट जीके से संबंधित है। तो आगे चलते हैं। द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत नहीं है, द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत नहीं है। तो ये क्या होगा आपका आंसर, आपका साथियों परिवार हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय परिवार जो है वह लघु विद्यालय है और यह पहला क्षेत्र होता है, दूसरा आपका विद्यालय होता है, समाज होता है, पहला परिवार होता है। तो आज आपका आंसर ये जो ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 77, सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा नहीं मिलता है, सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा नहीं मिलता है तो कहाँ। जातिवाद से, भाषावाद से, संप्रदायवाद से या लैंगिक समानता से। तो लैंगिक समानता रूढ़िवादिता है साथियों, सामाजिक असमानता नहीं है। तो आपका 77 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। समतावादी और बहुलतावादी सोच है, समतावादी और बहुलतावादी सोच क्या है। तो यह एक मित्रवत सोच है साथियों। 78 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। समाज तथा विद्यालय को समीप लाने का क्या तरीका है। उसका जो तरीका है वो क्या है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी अभिभावक को देना, विद्यालय में एक अस्थायी अभिभावक प्रकोष्ठ बनाना, शिक्षक और अभिभावक की प्रतिदिन मीटिंग कराना, विद्यालय और अभिभावक सतत संवाद हेतु उचित मॉडल का विकास करना। तो ये हो जाएगा आपका साथियों 79 का आंसर डी हो जाएगा। हमेशा उनको जानकारी मिलनी चाहिए, रोज़ रोज़ तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद्यालय का संचालन जो है वो भी करना है साथियों। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षा की प्रक्रिया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय। तो इनमें से कोई नहीं है। हालांकि शिक्षा की प्रक्रिया कुछ न कुछ होनी ही चाहिए थी। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, आपके अनुसार क्या होगा। 80 के अनुसार शिक्षा जो है वो यहाँ पे द्विध्रुवीय होनी चाहिए साथियों। 80 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व नहीं है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक है, शिक्षार्थी है और समाज है। तो इनमें से कोई नहीं प्रमुख तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक का समागम है, रूप है। जैसे पुस्तक है, कोई पुस्तक है, पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं, पुस्तक से पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ उसको बता रहे हैं गतिविधि के माध्यम से। तो हमको पढ़ाई जो है पुस्तक की वो सैद्धांतिक है, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे बता रहे हैं, तो वह आपका व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों का समागम हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या क्रिया के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ अन्य सहायक क्रियाएं जो वस्तु का प्रारूप, गतिविधि, ये आपका सहगामी क्रियाएं हो गई। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का संबंध है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का संबंध क्या है। तो ये अप्रत्यक्ष समाजीकरण से संबंध है इसका साथियों, अप्रत्यक्ष समाजीकरण से। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित क्या है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आपका आर्टिकल 21 के ए में है, आर्टिकल 21 के ए में, जिसको 21 को भी बोला जाता है साथियों। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का कानून अधिकार 2010 को जो लागू हुआ था उसी के अंतर्गत इसको रखा गया था। प्रश्न संख्या देखते हैं आगे साथियों। जहाँ तक जानकारी मिली है साथियों, आज 1 महीने का आवंटन जिला को प्राप्त हो जाएगा, उससे संबंधित भी वीडियो मैं डाल दूंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, जिसमें मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आई थी और भूलवश हमसे 1935 हो गया था। हालांकि 10 नंबर पे वो सही था, तो इसके लिए देख लेंगे। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम जो है छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार होना चाहिए और उसके बाद शिक्षण अनुसंधानों को भी शामिल करना चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों 85 का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 86। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव और कुशल प्रबंधक। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? तो ये छात्र केंद्रित होनी चाहिए। कैसी? तो छात्र केंद्रित। पूर्व की शिक्षा जो है शिक्षण केंद्रित थी, आज के क्षेत्र में बच्चा सेंटर में रहेगा और शिक्षक उनके लिए सारा कार्य करेंगे। तो यह बालक केंद्रीय शिक्षा आज की शिक्षा है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। समाजीकरण से व्यक्ति में दूसरों के प्रति भावना, कौन सी भावना विकसित होती है? तो ये जिम्मेवारी की भावना विकसित होती है। 88 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 89 देखते हैं। बाल देवो भव यह किस शिक्षा शास्त्री का नारा था? बाल देवो भव यह किस शिक्षा शास्त्री का नारा था? तो ये गिज्जू भाई बधिका का नारा था साथियों। गिज्जू भाई बधिका, जिन्होंने बच्चे को पहले पूछते थे कि आपको खेलना है तो खेलना है, तो जितना खेलना है उतना खिलाते थे, उसके अनुसार ही वह करते। बाल देवो भव की नारा इन्होंने दिया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 90। मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था साथियों, 1877 में। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। रविंद्रनाथ टैगोर किस देवता के उपासक थे? रविंद्रनाथ टैगोर किस देवता के उपासक थे? तो ये शैव देवता के उपासक थे, शिव के उपासक थे साथियों, शिव के उपासक। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बुनियादी शिक्षा को यहाँ नई तालीम दिया गया है, लेकिन वर्धा शिक्षा के नाम से जानते हैं, जिनकी नींव 1937 में महात्मा गांधी जी ने रखा था साथियों। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के विरुद्ध में रोजगारपरक शिक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब की गई? अभी ही बताएं साथियों, 1937 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय है? महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय है? तो ये आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, ये सभी का समन्वय है साथियों। 94 का आंसर डी। 95। ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था? ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले थी, जो भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी थी, पहली महिला अध्यापिका बनी थी साथियों। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया था देश में। प्रश्न संख्या 96। डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का बिहार का गवर्नर जो है 1957 में बनाया गया था। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। JB कृष्णमूर्ति, जिद्दू भाई कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था साथियों, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 98। जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना कहाँ की थी?
तो ये शिकागो में किया था। 98 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। कार्य तथा श्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि, कार्य तथा श्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण संरक्षण करता, नए खोजों और आवश्यकताओं का आधार, शिक्षा के व्यवहारिक उपयोग। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा 99 का डी। प्रश्न संख्या 100। कार्य क्या है? आविष्कार की जननी है, शिक्षा को आजीविका संबंध करती है, व्यक्ति की प्रसन्नता एवं संतुष्टि के कौशल निर्माण का विकास करती है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर 100 का डी। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। कार्य शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम किसने रेखांकित किया था? कार्य शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा, जिसने शिल्पकारिक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा की नींव डाली थी महात्मा गांधी ने। तो यही बुनियादी शिक्षा 1937 की शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा। प्रश्न संख्या 101 का आंसर बी। 102 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो निम्न में से निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत आपको बाल विकास के निरंतरता से संबंधित है साथियों। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। कौन सा कथन व्यक्ति के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या करता है? तो ये वंशानुक्रम, व्यक्ति की जन्मजात शक्तियाँ, परिवेश में इन शक्तियों की सिद्धि के लिए सुविधाएं, माता पिता, शिक्षक, आवश्यकता, अप्रत्यक्ष समर्थन। तो यह सभी आपका 103 का आंसर डी हो जाएगा। 104 देखते हैं। प्रश्न संख्या 104। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दो ही प्रकार है व्यक्तित्व के। कौन प्रकार हैं? दो हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं जो आपको देख के गोदी में नहीं आएंगे, और कुछ बच्चे जो बहिर्मुखी और जो संगमिल्लू होते हैं वो आपको आ जाएंगे। तो यही हो गया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। व्यक्तित्व के उपागम नहीं है। व्यक्तित्व के उपागम क्या नहीं है? तो प्रकार उपागम है, शील उपागम है, रंग उपागम नहीं है साथियों। 105 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। भारतवर्ष में आज कुल कितने बच्चे प्री स्कूल में शामिल हैं? तो 1.1%। कितने बच्चे? 1.1%। और प्री स्कूल को ही आंगनबाड़ी स्कूल कहा गया है, जिसे अभी नई शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका नाम दिया गया साथियों। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। NCERT शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? NCERT देख रहा साथियों, NCERT। तो ये अधिनियम 1966 में लाया गया, पारित हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। बाल्यावस्था में निम्न में से कौन मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? मानसिक विकास तो रचनात्मक माइंड से है, रटने पर आधारित, स्मरण शक्ति, जिज्ञासा के प्रति, ये सारी प्रक्रिया हमारे ब्रेन सोचता है। और आपका जो है समय की धारणा विकसित, ये आपके मानसिक विशेषता संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 109। फ्रायड के अनुसार यौन विकास संबंधित अवस्थाएं हैं। तो फ्रायड के अनुसार आत्मप्रेरण की व्यवस्था, समलैंगिक प्रवृत्ति, विषम, ये सभी हो जाएगा साथियों आपका आंसर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार है। तो किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार रचनात्मक है, तथात्मक है, अत्यात्मक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 111। परियोजना के चयन का आधार क्या है? परियोजना के चयन का आधार शैक्षिक मूल्य, समय निश्चित, परियोजना का खर्च, उपर्युक्त सही। तो आपका आंसर 111 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि क्या है? तो प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, पिछड़े बच्चों के अनुसार सुनहरा अवसर है, समय का भी सदुपयोग। तो उपरोक्त आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 113। प्रोजेक्ट विधि के दोष हैं। तो कम त्वचीला, समझ से विषय वस्तु को समझना आसान, टीम के कुल छात्रों में शिथिलता। तो उपयुक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। हर चीज़ की गुण और विशेषताएं होती है साथियों। प्रश्न संख्या 114। पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी
कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपनी कला के रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के रूप विकसित करता है। तो ये कनिंघम का है कथन, किनका? तो कनिंघम का। ये पाठ्यक्रम जो है अध्यापक रूपी कलाकार साधन है जो अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपनी कला में विकसित करता है। प्रश्न संख्या 115, पाठ्यक्रम का स्वरूप क्रियाओं के अनुसार होना चाहिए। ये किनका कथन है? तो ये रॉस का कथन है, रॉस महोदय का। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 116, किसकी संस्तुतियों के बाद समासित शिक्षा पर बल दिया गया था? तो समासित शिक्षा जो है आपका समावेशिक शिक्षा, वह आपको जनरल के साथ साथ जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा को एजुकेशन को ही सामाजिक शिक्षा कहा जाता है। ये कोठारी आयोग ने दिया था साथियों। प्रश्न संख्या 117, विद्यालय प्रबंधन में समिति में महिलाओं की कितनी संख्या है? तो यहाँ आपको 8 दिया गया है, 8 हो सकती है, होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, सबसे पहले मिलती रहे। अतः अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद साथियों।